हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल बायो रैंक में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश लेक्चर। अल्फ़ा सीरीज का यह सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। अल्फ़ा सीरीज में हमने क्या बायोलॉजी शुरू किया है और लाइफ प्रोसेस का पहला वीडियो आ चुका है और आज उसके आगे से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण क्या होता है और ह्यूमन डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है और उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऊपर हेडिंग बनी हुई है मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखिए, हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था जब हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, यानी कि पोषण के प्रकार जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि मनुष्य में परपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही होता है, लेकिन जो परपोषी पोषण होता है, विषम पोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वह पौधों में नहीं होता, वह मनुष्यों के साथ साथ अन्य सभी जंतुओं में होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मानव में मानव में परपोषी पोषण होता है। हम सभी जानते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण कैसे होता है, क्योंकि देखिए हम लोग स्वयं खाना बनाते नहीं हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तो बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, बट हम लोग नहीं बनाते। और प्रकाश संश्लेषण जो है उसको हम अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं, थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखते हैं मानव में परपोषी पोषण होता है। मानव में परपोषी पोषण होने के लिए पादपों तथा उनके उत्पादकों के साथ साथ अन्य जंतुओं के मांस पर निर्भर रहता है। ये बात बहुत सिंपल है। देखिए, हम लोग जो होते हैं, हम लोग कुछ पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने मतलब भोजन के लिए। बिल्कुल, हम लोग जो हरी सब्जी खाते हैं सब पौधे ही हैं। अब कुछ ऐसे पौधों पर निर्भर रहते हैं, कुछ पौधों के उत्पादकों पर भी निर्भर रहते हैं। जैसे चावल, गेहूं, उनके पौधों जो होते हैं, उनके पौधे के उत्पादकों, उनसे जो हमें फल मतलब जो हमें मिलता है, हम उन पर निर्भर रहते हैं। ये है। और इन सबके साथ साथ हम पादपों उत्पादकों पर निर्भर रहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अन्य जंतुओं के मांस पर भी निर्भर रहते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी खाते हैं तो हम वेजिटेरियन हुए। अगर हम हरी सब्जी के साथ साथ मांस भी खाते हैं तो हम नॉन वेजिटेरियन हुए। आप लोग सुनते भी होंगे कि कौन नॉन वेजिटेरियन है, कौन वेजिटेरियन है। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो ये हुआ मानव में पोषण, यही इतना ही था। मानव में परपोषी पोषण होता है। मानव जो होता है वह पादपों तथा उसके उत्पादकों के साथ साथ अन्य जंतुओं के मांस पर भी निर्भर रहता है। ऑब्वियसली बहुत सिंपल बात है, हम सभी इसको समझते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आता है होता है पाचन। अब पाचन कहाँ हमें पढ़ना है, देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ मानव में पाचन पढ़ना है। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मानव कार्य की पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें जो भी बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ मानव के केस में करनी है। ठीक है, तो पाचन का मतलब क्या होता है, देखिए पाचन का मतलब होता है जटिल चीजों को सरल करना। बहुत सी सिंपल बात है। मान लीजिए जैसे ये रहा, ये तो एक रबर है जो ये माइक में लगता है, बट हमने फिलहाल इसको निकाला है। इसका पाचन करने का मतलब इसको इसका टुकड़ा कर दीजिए, कई टुकड़े इसके कर दीजिए। इसको मतलब ये भी तो मान लीजिए बड़ा है, इसको टुकड़े टुकड़े करके इसको छोटा कर दीजिए, सरल कर दीजिए। बस यही होता है हमारे फूड में। जब हम फूड खाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो तो हम मतलब एकदम ये सरल होता नहीं है। हमें फूड को पाचन इसलिए करना होता है ताकि वो एब्जॉर्बल फॉर्म में आ जाए, ताकि हमारे कोशिका द्वारा उसका अवशोषण किया जा सके। वो होगा कब, जब हम उसको तोड़ेंगे, मतलब हम तो नहीं तोड़ेंगे, अंदर जो प्रोसेस होते रहते हैं एंजाइम्स द्वारा उसको अलग किया जाता है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, हम सबको उन सब के बारे में जानेंगे। फिलहाल हमें पाचन के डिफिनीशन पर कंसिडर करना है। पाचन की डिफिनीशन यही कहता है कि पाचन मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में होने वाली वह आवश्यक प्रक्रिया है। बिल्कुल, यह बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। अगर हमारे अंदर पाचन ना हो तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं। ठीक है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होगा उससे हमें एनर्जी तभी मिलती है। उसके बाद क्या होता है, जिसमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन सिर्फ यही हमने अभी बताया, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में कन्वर्ट जो होता है, परिवर्तन होता है, वही क्या होता है, पाचन। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है, यहाँ पर जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित हुआ, अघुलनशील से घुलनशील में परिवर्तन हुआ, अमिश्रणशील से मिश्रणशील में परिवर्तन हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। खैर इसका डायग्राम का यहाँ कोई यूज है नहीं, हमें वैसे बना दिया और उतना अच्छा बना भी नहीं है। हम जब इसको सेपरेट पार्ट में पढ़ाएंगे तो इसका एक अच्छा सा डायग्राम हम आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर पाचन के बारे में समझते हैं। जटिल से सरल में परिवर्तन हुआ,
अघुलनशील से घुलनशील में परिवर्तन हुआ, अमिश्रणशील से मिश्रणशील में परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब ऐसे फॉर्म में उसको लाया जाए कि वो सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। और हम अक्सर सभी जानते हैं कि खाने का पाचन होता है वो स्टमक में होता है, अमाशय में होता है, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। अमाशय में सिर्फ मतलब जो फिजिकल डाइजेशन होता है वो अमाशय में होता है, फूड को मतलब अंदर से जो उनको एनर्जी निकालना होता है, और उसमें एंजाइम से तोड़कर प्रोटीन को अलग, फैट को अलग, लिपिड्स को अलग, मतलब ये सब जितने भी होते हैं इन सबको अलग करना होता है, ये सब इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में सिर्फ भोजन को पीसा जाता है, यानी कि आप समझ सकते हो एक चटनी के आकार, चटनी की तरह उसको कर दिया जाता है, और उसके बाद वह फूड सीधा इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इंटेस्टाइन से एंजाइम द्वारा उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम द्वारा उसको तोड़ा जाता है, और वहीं से फूड को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जब आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तब वहाँ पर सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, और यहाँ न्यूट्रिएंट्स का वहाँ अवशोषण बहुत कम मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये फिलहाल कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि मानव में पाचन, ठीक है। मानव में पाचन तो यहाँ पर हो गया है, बट अब हम उसके कुछ ऑर्गन्स देखेंगे, वो क्या क्या ऑर्गन्स है। देखिए, मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम इन दोनों पार्ट्स में कितने कितने ऑर्गन्स आते हैं और उन एक एक ऑर्गन्स पर हम सेपरेट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हम इसको आइए अब हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ऑब्वियसली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है ये समझिए, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है से कई ऑर्गन्स मिलकर एक ग्रुप बना लें और देन वो किसी वर्क को प्रोसीड करें। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, कई ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना लेती हैं। उसी तरह पाचन तंत्र में भी यही होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यही होता है। कई ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना लेती हैं, देन वो अपने कार्य को प्रोसीड करते हैं, जैसे पाचन करती हैं, श्वसन करती हैं, मतलब इन सब का एक अलग अलग सिस्टम है। कई ऑर्गन्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और सबकी सहायता से कोई कार्य होता है। तो हमें यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बताया दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल में कितने कितने ऑर्गन्स हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कितने कितने ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पहले देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, आहार नाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उनको देखते हैं। देखिए पहला ऑर्गन जो होता है वो होता है माउथ, ठीक है। और दूसरा ऑर्गन्स नहीं, पहले हमें ये देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, ठीक है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो होता है यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब यह एक ऐसा वे है, मतलब फूड एक जगह से जहाँ जहाँ तक घूमता है पूरे बॉडी में आपके, वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। कम समझ में आ रहा होगा, आप ये समझ सकते हो यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मुख से प्रारंभ होता है और एनस, यानी एनस कहाँ होता है, एनस हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंतिम पार्ट होता है, भोजन वहीं से बाहर जाता है। यानी कि हमारे मुख माउथ से एनस तक के बीच में जितने भी वेज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको हम एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। और वह एक ट्यूब लाइक की तरह है, मुख से शुरू होता है, मुख के बाद ओसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फूड बाहर चला जाता है। फूड आपके बॉडी में जितना ट्रेवल करता है वो सब एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आते हैं, और इसकी लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उनको यहाँ पर देख रहे हैं। जो पहला ऑर्गन्स आता है माउथ, और दूसरा ऑर्गन्स जो है वह है ओइसोफेगस, जस्ट माउथ के बाद आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद तीसरा ऑर्गन्स आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। एंड फेरिंग्स के बाद आता है स्टमक, स्टमक मतलब अमाशय, स्टमक, स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन, क्लियर।
देखिए माउथ को मुख कहते हैं, हम सभी भैया इसको जानते हैं। और इसोफेगस को इसको फूड पाइप या फिर ग्रास नली भी कहते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली आपको कहीं कहीं फूड पाइप भी मिलेगा। ये इसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, फूड पाइप। और फेरेंस को ग्रसनी कहते हैं, हिंदी में ग्रसनी। इसका कार्य क्या होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे। स्टमक को अमाशय, अमाशय, और इंटेस्टाइन को आंत। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आंत जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अभी हमने बताया था। पहला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, आई शॉर्ट, और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये आप ध्यान दीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये भी आपका 3 पार्ट में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पहला होता है डुओडेनम, डुओडेनम, और उसके बाद इलियम, इलियम, और नाउ लास्ट जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डुओडेनम, इलियम, जेजुनम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं भैया जी, ठीक है। पहला क्या होता है, सीकम कोलन रेक्टम, ठीक है, सीकम। सीकम की स्पेलिंग देखिएगा, CEACUM, सीकम कोलन रेक्टम। रेक्टम के जस्ट बाद एनस आता है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ऑर्गन है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब ऐसा नहीं एलिमेंट्री कैनाल यही खत्म हो जाएगा, हम इसके एक माउथ, इसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस पर हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान दे दीजिए कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें इतने इतने ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का जो काम होता है वो होता है एंजाइम सीक्रेट करना, एंजाइम का स्राव करना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं ये देख लीजिए। इसमें आता है लीवर, पैनक्रियास, पैनक्रियास और सैलिवरी ग्लैंड। ये हो गया, ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतने में होगा। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें अब यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर पर हम डिस्कस करेंगे, पैनक्रियास पर डिस्कस करेंगे, सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे, इनके कार्य क्या क्या हैं, इनसे फायदे नुकसान, हर एक चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे। और फिलहाल का ये यहाँ जो एलिमेंट्री कैनाल और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये हम ये सब कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आई थिंक बहुत इजी लेक्चर भी था, क्या सिर्फ मानव में पोषण उसका थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन था, उसके बाद पाचन की परिभाषा उसको भी हमने देख लिया, उसके बाद हमें पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है, अब यही तो देखने वाली बात है। अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पर ऑर्गन्स देखे हैं, इन ऑर्गन्स के फंक्शन क्या क्या है ये सब हमने अभी नहीं डील किया है। माउथ देखेंगे, देखिए पाचन का शुरुआत माउथ से ही होता है और माउथ में एक एंजाइम भी सीक्रेट होता है, उसको हम बताएंगे जब माउथ के बारे में पढ़ेंगे। और माउथ के पढ़ने में हम दांत का भी कुछ स्टडी कर लेंगे, कुछ दांत के बारे में भी जान लेंगे, जीभ के बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है जो कि माउथ के तुरंत बाद आती है और यह फूड को माउथ से सीधा अमाशय में ले जाती है, मुख से सीधा स्टमक में ले जाती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स एक ऐसा सेपरेटिंग पार्ट होता है जो ग्रास नली और वायु नली यानी कि खाने वाली नली को और हवाई वाली नली को अलग करता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टमक, अमाशय, पेट आप सभी जानते ही हैं, यहाँ भोजन का डाइजेशन होता है फूड का। और इंटेस्टाइन, यहाँ पर फूड के डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्ब होता है क्या, न्यूट्रिएंट्स का, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका एब्जॉर्बेशन होता है। और ये जो इंटेस्टाइन होते हैं ये 3 पार्ट में होते हैं, मैंने इंटेस्टाइन 2 पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में होता है, डुओडेनम, इलियम, जेजुनम, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट का होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये हो गया पूरा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है हमने भी आपको बताया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम माउथ टिल एनस, ठीक है, माउथ से शुरू होता है और एनस तक।
और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड ये क्या करते हैं हमने बताया, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इसमें लीवर, पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड। अब इन पर हम सेपरेट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही, इस लेक्चर में आज के इतना ही। अल्फा सीरीज का यह सेकंड वीडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अल्फा सीरीज के जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।